Good morning, all of you. Today, I am going to explain the very important topic of the chemical kinetics, that is the concept of activation energy and the Arrhenius equation. The two topics today we have to cover up in this video: the concept of activation energy as well as the Arrhenius equation. So, before starting the Arrhenius equation, हमें 3 टर्म्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है. एक तो टर्म है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जो थर्ड टर्म आएगी दैट इज़ द थ्रेशहोल्ड एनर्जी. तो सबसे पहले मैं आपको थ्रेशहोल्ड वर्ड का मीनिंग बताऊंगा. हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म थ्रेशहोल्ड. तो बेसिकली थ्रेशहोल्ड का जो मतलब होता है दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. इज इट क्लियर? किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आप उसको थ्रेशहोल्ड बोलते हैं. जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूँ इस थ्रेशहोल्ड को डिफाइन करने के लिए. सपोज़ मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, तो क्लास स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स होने चाहिए. देयर मस्ट बी अ टीचर, तो दैट एज अ टीचर मैं प्रेजेंट हूँ. और अगर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है और मेरी क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो क्लास को स्टार्ट करना इम्पॉसिबल होगा. इज इट क्लियर? तो वेन एवर इन माई क्लास एक स्टूडेंट भी अगर एंटर कर जाता है तो 1 स्टूडेंट एंटर करने के बाद नाउ आई एम एबल टू टीच देम. तो क्लास में चाहे बच्चे 10 हों या क्लास में बच्चा अगर ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक भी बच्चा नहीं है तो क्लास का कोई भी इंटरेक्शन टीचर्स एंड ट्यूटीज़ के बीच में नहीं हो सकता. सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इनिशिएट टू बिगिन द क्लास दैट इज़ द 1 चाइल्ड, एंड दिस 1 चाइल्ड नोन एज द थ्रेशहोल्ड रिक्वायरमेंट टू बिगिन ए क्लास. तो बेसिकली सेम वे याद रखिएगा, अगर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेते हो, एक रिएक्टेंट ए है सपोज और एक रिएक्टेंट बी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. तो ए और बी रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है आप उसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हो. द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन between the reactant molecules that known as the threshold energy, and this threshold energy is very important, जिसके बेस पर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 2 रिएक्टेंट ए और बी आपस में इंटरेक्ट करने के लिए लाए जाते हैं और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी इंटरेक्शन होगा तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको आप बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. मान लीजिए मैं अपनी इस बात को बताने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए 20 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लेस देन द 20 जूल, सपोज वो रिएक्शन शुरू नहीं होगी. सो दिस 20 जूल ऑफ एनर्जी नोन एज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लीजिए जब आपके 2 रिएक्टेंट ए और बी को आपस में आपने मिलाया और उनके आपस में कॉलिजन से सपोज एनर्जी अवेलेबल हुई 15 जूल, तो क्या रिएक्शन शुरू होगी? नहीं होगी. आप साफ समझ गए मेरी बात को कि 20 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस हमें चाहिए. जब तक वो हम डिफरेंस ओवरकम नहीं करेंगे हम रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकते. उन रिएक्टेंट्स के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा. तो इन दिस सिचुएशन हमें करना क्या होगा? तो जो 15 जूल एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अवेलेबल है एंड दैट 15 जूल एनर्जी नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो 20 की हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप उसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलोगे. और जो 5 का अरेंजमेंट हम करेंगे
जो सराउंडिंग से हम 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे। तो आई हैव यूज्ड हेयर द 3 इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज द थ्रेश होल्ड एनर्जी। सेकेंड टर्म मैंने बताई आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड द थर्ड टर्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। सो how you can define the term activation energy? The minimum extra amount of energy absorbed, मैंने बताया था 15 जूल एनर्जी अचीव करने के लिए हमारे पास 15 अवेलेबल थी, और मैंने 5 एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करी बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सो दैट देयर रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. This activation energy is denoted by sign EA, and this EA stand for what? Activation energy of the molecule. और जब तक ये activation energy हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम ये रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते. तो how you can define the term? आप कैसे लिखेंगे इसको फार्मूले के फॉर्म में? तो this EA means activation energy is equal to threshold energy minus average kinetic energy of the molecule. As per the example, ये 20 जूल मैंने सपोज बोला था आपका, ये 15 जूल है, और 20 में से 15 माइनस करने पर कितना आएगा? 5 जूल, जो हमारी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी. इज इट क्लियर? अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो अगर आप थ्रेशोल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसी फार्मूले से थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? अब जिस टॉपिक को मैं ले रहा हूँ, इन्हीं टर्म्स के रेफरेंस में हम बात करेंगे, दैट इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट. आप सभी ने रेट कांस्टेंट के बारे में माय प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं अभी तक इस चैप्टर के अंदर, उसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वी हैव डन, रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, दिस पार्ट वी हैव डन. अब मोस्टली केमिकल रिएक्शन में आपको मालूम है टेम्परेचर होता है, फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, एंड मे बी कंसंट्रेशन है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आउट ऑफ दीज फैक्टर्स मैंने सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर की बात करी है. मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है. और जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी तो हम कितनी इंक्रीज होगी, मतलब इट बिकम्स डबल, ट्रिपल, व्हाट टाइम. तो याद रखिएगा, मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस के लिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है. मैंने बोला मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस के लिए. वैसे तो कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट हम केमिस्ट्री के लिए इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि एवरेज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए जब हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो लगभग हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल. मैंने यही बात यहाँ पर मेंशन करी है. द एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल टाइम. तो 2 टाइम्स रिएक्शंस आपकी बढ़ जाती है. जो भी टेम्परेचर का डिपेंडेंस होता है, उस डिपेंडेंस को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं. द कंप्लीट एक्सप्रेशन या कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट. और उस टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल n इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट द टी टेम्परेचर, उसमें 10 डिग्री बढ़ा दीजिए, अपॉन रेट कांस्टेंट एट द इनिशियल टेम्परेचर. ये भी इनिशियल था, उसमें 10 ऐड कर दिया. ये भी इनिशियल था, उसमें आपने 298 मतलब केल्विन में ही लेना है टेम्परेचर. तो जो रेफरेंस निकल के आएगा, जो n की वैल्यू आएगी, वो 2 और 3 के बीच की वैल्यू आती है. इज इट क्लियर? सो वी कैन से द टेम्परेचर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्सप्रेशन, मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इनिशियल में T1 था,
और जो रेट कांस्टेंट था एट दैट टेम्परेचर T1 दैट वाज K1। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2 तो आपका रेट कांस्टेंट भी बदल जाएगा, वो भी K1 से K2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन, आपके पास दो स्टेट वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं टेम्परेचर के, एक तो T1 है और एक T2 है, और एक दो आपके पास स्टेट वेरिएबल प्रेजेंट हैं आपके रेट कांस्टेंट के, दैट इज़ K1 एंड K2। इन दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए आर्हेनियस प्रपोज्ड वन इक्वेशन, जिसको आप आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या है आर्हेनियस इक्वेशन? एंड दिस के रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, एंड दिस इक्वेशन नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। And this equation play very important role to find out the relation between the temperature and this K। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है इस बात को हम समझेंगे। तो जो A है यहाँ पर, आप इस A को बोलते हो बेसिकली दिस A नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसको आप सिंपली फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जानते हो। एंड दिस A इज टेकन एज कांस्टेंट इन दिस रिएक्शन, पर्टिकुलरली हर रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट हो जाता है। E स्टैंड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी, और R आपको मालूम है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314, जो मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज द 8। ठीक है, तो अब जो आपके पास इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो A है और E है, आप इसको आर्हेनियस पैरामीटर्स के नाम से जानते हो। And these two parameters are very important to find out the Arrhenius equation। जब भी कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप इन पैरामीटर्स पे बेसिकली ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने लॉग लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे बोथ साइड के अंदर, तो जो लॉग आपकी लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R एंड T2 माइनस T1 एंड अपॉन T1 इंटू T2 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर? वी नो दैट लॉग K इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लॉग ए होता है, नहीं होता है? ये हमारी फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी इक्वेशन। उसी इक्वेशन को अगर मैं इस टर्म में लिखता हूँ तो log एट द बेस ऑफ 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो log एट द बेस ऑफ 10 K इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, हमारी अनदर फॉर्म है आपकी आर्हेनियस इक्वेशन की। तो दीज टू फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये वाली फॉर्म्स जो मैंने अभी अभी डिस्कस करी है, और एक ये वाली फॉर्म्स। तो दोनों फॉर्म्स अच्छे से करना है और आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए, एंड दीज टू फॉर्म्स नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। अपने इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ 1.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गिवन द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस केमिकल रिएक्शन में गिवन क्या क्या है? इस न्यूमेरिकल्स के अंदर K1 गिवन है 1.2 इंटू 10⁻³ और जो K1 है वो किस टेम्परेचर पर है? वो है 30 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया एंड इट बिकम 303 केल्विन। द वैल्यू ऑफ K2 इज 2.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और जो T2 है इसका वो 40 डिग्री सेल्सियस है, जो केल्विन में आएगा 313 केल्विन। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द आर्हेनियस इक्वेशन। वी नो व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन? तो आप सभी को मालूम है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R एंड T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो दिस इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो log 2.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³
इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 8.314 और ये 313 माइनस 303 अपॉन 303 इंटू 313। तो ये सब वैल्यू पुट करने पर जो ई ए निकल के आता है वो आता है ई ए इज इक्वल टू 44126.3 जूल पर मोल। और सिंपली यू कैन से दिस ई ए जो निकल के आएगा आपका एंड दैट इज़ किलो जूल के अंदर 44.13 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू जो हमारी निकल के आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की। क्लियर। अब मैं एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूँ आपके लिए। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 94.13 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 313 केल्विन इज 1.8 इंटू 10 की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर? ए। आर्रीनियस इक्वेशन में ए क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए कैलकुलेट करने के लिए हमें आर्रीनियस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। क्या होती है सेकंड फॉर्म? तो सेकंड फॉर्म जो होती है आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। गिवन क्या क्या है न्यूमेरिकल्स के अंदर? वैल्यू ऑफ ई ए इज़ गिवन। न्यूमेरिकल में वैल्यू ऑफ ई ए इज़ गिवन 94.14 किलो जूल पर मोल। इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। जूल में कन्वर्ट क्यों किया? आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 यूज़ करोगे, वो जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ये हमारी वैल्यू दे रखी है किलो जूल में, तो हमने इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लिया। टी दे रखा है 313 केल्विन, के दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो वी नो दैट लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी प्लस लॉग ए। हमें लॉग ए कैलकुलेट करना है। इसको रीअरेंज करिए। तो इसको रीअरेंज करने पर लॉग ए निकल के आएगा लॉग के प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। वैल्यू पुट करिए कॉरस्पॉन्डिंग सारी। तो लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 94140 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313। सॉल्व करने पर ये आता है लॉग 1.8, ये आएगा -5 प्लस 15.7082। तो ये जो पूरी वैल्यू निकल के आती है वो ये आ गई। अब लॉग 1.8 को सॉल्व करिए, ये आएगा 0.2553 -5 प्लस 15.7082 और ये सॉल्व होने पे आ जाता है आपका दिस बिकम्स द 10.9635। तो 10.9635 इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ लॉग ए। अब ए को फाइंड करने के लिए मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जब मैं इसका एंटी लॉग लूँगा तो द एंटी लॉग ऑफ 10.9635 जो डेसिमल से पहले है वो पावर बन जाएगा, तो ये 10 की पावर 10 और 0.9635 का एंटी लॉग आता है 9.194 एंड इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स इज योर फाइनल आंसर। इट मीन्स अगर आर्रीनियस इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं तो आपको लॉग और एंटी लॉग की सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट द लॉग, हाउ टू कैलकुलेट द एंटी लॉग, ये सब वैल्यू आपके लिए नोन होना चाहिए। ओके, थैंक यू।